हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम सीजन 1 के पार्ट 2 को, यानी कि एपिसोड 6 से लेकर एपिसोड 10 तक को। अगर आपने पहले 5 एपिसोड्स को नहीं देखा है जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सीजन 3 अभी चल रहा है और अगर आपको वो भी देखना है, समझना है, तो आपको सीजन 1 और सीजन 2 देखना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, काफी रोमांचक और काफी डरावनी सीरीज है ये। मतलब ये सीरीज ऐसी है कि आपको अगले सीजन्स तक भी बांध कर रखती है, क्योंकि एंड में ये ऐसी डिटेल देकर जाती है कि आपको मजा ही आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, एपिसोड 6 से लेकर एपिसोड जो 10 होने वाले हैं वो तो आपका दिमाग ही घुमा देंगे। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो सबसे पहले जाइए पार्ट 1 को देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज आपके पास बाकी सीजन्स की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और जल्दी से हमें चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब एपिसोड 6 के अंदर हम जेड को देखते हैं, जो कि टाउन के अंदर सारी कार से बैटरी निकालकर बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करने वाला था। रेडियो की हेल्प से वो सिग्नल भेजने वाला था। अब दूसरी तरफ चर्च के अंदर, जैसा कि टैबी को लग रहा था कि वो सब एक तरह के लिम्बो में हो सकते हैं, वो इस बारे में बात करने के लिए फादर खत्री के पास चर्च में जाती है। पर खत्री को ऐसा नहीं लगता था, उसके हिसाब से वो लोग जिंदा थे, मगर वो बस वहां पर फंस कर रह गए हैं। ये जगह काफी ज्यादा अलग थी, बाकी दुनिया से काफी ज्यादा सेपरेट थी। तभी हम टैबी की बात से ये भी जान पाते हैं कि ईथन सैरा की हरकत की वजह से काफी डरा हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि सैरा ने ऐसा क्यों करा। अब बात चाहे जो भी हो, सैरा के जंगल में भागने के बाद से सबको यही लग रहा था कि वो मॉन्स्टर के द्वारा खत्म हो जाएगी। टैबी के वहां से जाने के बाद खत्री तभी एक लैंप लेकर बेसमेंट के नीचे जाता है और शॉकिंगली हम देखते हैं कि उसने सैरा को पकड़कर चेयर से बांध कर रखा हुआ था, यानी कि उसने सबसे झूठ कहा। वहीं हम बॉयड को कैनी के साथ देखते हैं, जहां पहले तो सैरा के बारे में जानने के बाद कैनी बॉयड को बताता है कि उसकी माँ सैरा को अपनी बेटी की तरह देखती थी। पर बॉयड अभी इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो उसे बताता है कि वो अब जंगल में अकेला जाएगा ताकि वो टाउन से बाहर जाने के रास्ते को ढूंढकर बाकी सबको भी वहां से बाहर निकाल पाए। लेकिन इन सब से कैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और इसलिए कैनी गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन बॉयड को समझ नहीं आता कि उसने गुस्सा क्यों किया। तभी हम जिम और टैबी को उनके घर के अंदर देख पाते हैं, जहां पर उनको एक शॉकिंग चीज देखने के लिए मिलती है। जिम के हाथ में उसी घर के अंदर लगी हुई एक टेबल लैंप की वायर थी, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं वो बहुत ही शॉक्ड हो गया था, क्योंकि असल में वो वायर और उनमें लगे हुए प्लग जो थे वो नकली होते हैं और उसके बाद भी वहां पर सारे अप्लायंसेस सही से काम कर रहे थे। इसी बारे में जिम सोचते हुए टैबी को सारी बात बताता है। साथ ही साथ अब उनके दिमाग में ये आ रहा था कि वो पता करने की कोशिश करें कि टाउन के अंदर बिजली कहां से आती है। अब इतने में ही वहां पर जेड अपने पास इकट्ठा करा गया सामान लेकर आता है ताकि वो रेडियो बनाने में जिम की हेल्प ले पाए। तभी हम वापस से खत्री और सैरा को देख पाते हैं, जहां पर खत्री ने सैरा को इस वजह से पकड़ कर रखा हुआ था क्योंकि अगर वो बाहर जाती तो टाउन के नियम के अनुसार उसे भी बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता, क्योंकि उसकी वजह से नेथन की जान गई थी। पर क्योंकि नेथन ने ऑलरेडी खत्री से उन आवाजों के बारे में सब कन्फेस कर दिया था, इसलिए खत्री को लग रहा होता है कि उन आवाजों की ही हेल्प से सैरा सच में टाउन के लोगों की हेल्प कर सकती है और वो उससे उन आवाजों के बारे में पूछने लगता है। अब आगे कॉलोनी हाउस के बाहर जूरी को फ्लावर्स का एक गुलदस्ता मिलता है, जिसको लाकर वो अपने पास रख लेती है। तभी हम टैबी और ईथन को देख पाते हैं, जो कि मैगन, लॉरन और फ्रैंक के सामान को डाइनर में लेकर आती है, क्योंकि वहां के ही एक रूम के अंदर मरे हुए सभी लोगों का सामान रखा जाता था। अब वो लोग उस सामान को रख देते हैं। तभी अचानक से टैबी की नजर वहां पर रखे एक ब्रेसलेट पर पड़ जाती है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। अब उसको लेकर टैबी वापस से अपने घर में आकर कुछ सोचने लगती है। तब उसकी नजर फिर से उसी लैंप पर पड़ती है जो कि जल बुझ रहा था, इसलिए वो भी ईथन के साथ टूल्स लेकर सबसे पहले तो ये देखती है कि घर की वायर जाती कहां पर है। और बाद में जब उसको पता चलता है कि घर की सारी वायर जो हैं वो बेसमेंट के नीचे जा रही थी, तो वो बेसमेंट को ही खोदना चालू कर देती है, यानी कि बेसमेंट की भी अंदर वायर जा रही थी। और भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायर से आ रही है, लेकिन वायर कहाँ जाती है किसी को कुछ नहीं पता। तभी हम वापस से जेड को देख पाते हैं, जिसने जिम के साथ अपनी कार से बैटरीज और सारी वायर्स को निकाल लिया था, जिसको लेकर वो टाउन में मौजूद एक बड़े पेड़ के पास चला जाता है। उसने एक एंटीना बनाया था जिसको उस पेड़ के ऊपर लगाना जरूरी था अगर वो अपने रेडियो को चालू करना चाहते थे। अब जेड क्योंकि पेड़ पर नहीं चढ़ना जानता था, इसलिए जिम पेड़ पर चढ़ने लगता है।
पर अचानक से ही अब जेड को जिम की आवाजें आना बंद हो गई थी और जब वो ऊपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस पेड़ के ऊपर ढेर सारी लाशें टंगी हुई थी और उनमें से खून जेड के ऊपर टपक रहा था। अब तभी जेड को वापस से वही सिंबल दिखता है जो कि उसे स्टोरेज रूम यानी कि चेंबर में दिखा था शुरुआती एपिसोड में, और इतने में ही एक आदमी जेड को मारने के लिए उसकी तरफ बंदूक से फायर करना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो काफी डर गया था और वो भागते हुए जंगल के और अंदर चला जाता है। अब जिम जाकर उसे संभालता है और असल में जेड ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा था, वहां पे रियल में ऐसा कुछ नहीं था। तभी हम सैरा को देखते हैं जो कि खतरी को बताती है कि असल में उसे कुछ आवाजें आती थी जो कि उससे ये कह रही थी कि वो उनकी बाहर निकलने में हेल्प करे, जिसके बाद वो भी उन्हें वहां से निकलने में हेल्प करेंगे। यानी कि सैरा पहले से ऐसी नहीं थी। उसे इन बातों पर तब भरोसा हुआ जब इन आवाजों ने ये बताया कि 2 गाड़ियां एक साथ आएंगी, और ऐसा ही हुआ। और उन आवाजों के हिसाब से ऐसा पहले भी हुआ था, पर उस समय टाउन में मौजूद सभी लोग खत्म हो गए थे और इस बार भी सभी लोग मारे जाते अगर सैरा उन लोगों की बात को नहीं सुनती। और सब बताते हुए सैरा नेथन को याद करते हुए रोने लगती है, पर तभी खतरी उसे शांत करवाते हुए समझाता है कि अगर सच में सैरा को ऐसी आवाजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सैरा उस जगह से जुड़ी हुई है और वही उनको बाहर निकाल सकती है। तभी सैरा को वापस से वही आवाजें आती हैं और सैरा खतरी से एक पेपर मांगती है। दूसरी तरफ अब तक जिम ने उस एंटीना को पेड़ पर लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी सिग्नल्स नहीं आते। वहीं अब उस सिंबल को वापस से देखने के बाद जेड डाइनर में जाकर उस सिंबल को एक पेपर पर ड्रॉ करता है, जिसको जब मिसेस ल्यू देखती है तो वो जेड को अपने साथ मरे हुए लोगों के सामान वाले रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो उसको 1972 की एक डायरी और एक किताब दिखाती है जिसके अंदर सेम सिंबल बना हुआ था, और ये काफी शॉकिंग चीज थी। उसको देखने के बाद जेड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं अब तक सैरा ने भी पेपर पर कुछ बना दिया था जो कि एक बच्चे की तरह था और वो यूएफओ के ऊपर बैठा था। तब सैरा की बात से हम जान पाते हैं कि असल में उन लोगों ने खतरी को उसके पहले दिन पर टाउन में एक बैग छुपाते हुए देखा था और अभी उन आवाजों की हेल्प से ही सैरा को ये बात पता चली है। खतरी ये बात सुनने के बाद एकदम शॉक्ड था क्योंकि उसने किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। वहीं अब हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि कैनी के रूड बर्ताव करने की वजह से सोच में पड़ गया था, इसलिए वो क्रिस्टी से जाकर इसके बारे में बात करता है। तब उसको पता चलता है कि असल में मिस्टर ल्यू के खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं कैनी बॉयड को ही अपने पिता के रूप में देख रहा था और उसे इस बात का डर है कि अगर बॉयड को जंगल में अकेले जाने से कुछ हो गया तो गांव वाले क्या करेंगे। ये बात जानने के बाद बॉयड भी कैनी के दिल के हालात को समझता है और इसलिए बॉयड कैनी के पास जाकर उससे बेसबॉल कैच खेलने के लिए पूछता है, जहां पर वो कैनी को समझाता है कि वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है और एक ना एक समय ऐसा आएगा जब वो टाउन वालों की हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए बॉयड जल्दी से जल्दी बस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता था और क्योंकि उसे इस बात का भी डर था कि जंगल में उसकी मौत हो सकती है, इसलिए वो चाहता है कि कैनी उसकी जगह जल्दी से जल्दी ले ले। कैनी भी इस बात को समझता है और वो बॉयड के जंगल में जाने वाली बात के लिए मान जाता है। वहीं जिम जब वापस अपने घर पे जाता है तो वहां पर वो टैबी को बेसमेंट को खोदता हुआ देखकर काफी ज्यादा सदमे में था क्योंकि टैबी अचानक से बाहर जाने के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो रही थी। तब टैबी से बात करके जिम को पता चलता है कि ये सब बस उस ब्रेसलेट की वजह से हुआ था। वो ब्रेसलेट जो कि उसको डाइनर में दिखाई दिया, वो ब्रेसलेट असल में टैबी ने जिम के पापा के पुराने जूते के फीते से बनाया था, जिसको बनाते वक्त धोखे से टैबी से उसके अंदर गलत जगह पर गांठ लग गई थी। लेकिन उसके बाद भी जिम को वो काफी पसंद आया था, मगर जूली के पैदा होने के समय पर जिम ने उसे हॉस्पिटल में कहीं खो दिया था, यानी कि वहां का ब्रेसलेट यहाँ पर क्या कर रहा था। और उस ब्रेसलेट और ये सारी बातें जानने के बाद ने वो शॉक्ड होकर टैबी की हेल्प करना शुरू कर देता है। वहीं हम खतरी को देखते हैं जो कि घबराते हुए एक जगह पर जाकर एक बैग निकालता है जो कि उसने आज तक छुपा कर रखा था। उस बैग के अंदर वाइन, एक खून में सनी हुई शर्ट और एक कॉस्मो चॉकलेट थी जिस पर बिल्कुल वैसा ही लोगो बना हुआ था जैसा कि सैरा ने उन आवाजों को सुनकर खतरी को बना कर दिया, जिसको देखकर खतरी को थोड़ी सी एंग्जाइटी होने लगती है। तभी हम रात के समय कॉलोनी हाउस के अंदर केविन नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि अचानक से ऊपर के फ्लोर के बाथरूम में जाकर बाहर मौजूद एक फीमेल मॉन्स्टर जैस्मीन से बात करने लगता है, जिसके पास केविन के रखे गए फ्लावर्स भी थे। और तब जाकर हम समझ पाते हैं कि असल में जो फ्लावर जूली को भी मिले थे वो भी केविन ने ही रखे थे। अभी जैस्मिन बहुत ही कोशिश करती है कि केविन विंडो खोल दे और उसको कॉलोनी हाउस के अंदर आने दे, लेकिन केविन ऐसा नहीं करता, जिसके साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। 7वां एपिसोड शुरू होता है जहां पर कॉलोनी हाउस को सजाया जा रहा था क्योंकि आज फातिमा को यहां पर आए हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका था और क्योंकि वो सबको पॉजिटिव रहने में हेल्प कर रही थी इसलिए वहां पर पार्टी दी जा रही थी। लेकिन एलिस आज वहां पर खुश नहीं होता
क्योंकि जब जिंदा लोगों का जश्न मनाया जाता है तो उस समय मरे हुए लोगों को भी याद करा जाता था। और क्योंकि एलिस को अपनी माँ एबी की याद आ रही थी, इसलिए वो खुश नहीं था। पार्टी शुरू होने से पहले ही वो ड्रिंक करना चालू कर देता है। खैर, अब अंधेरा होने से पहले हम केविन को देखते हैं जो कि वापस से जैस्मीन के लिए बाहर फ्लावर्स रखकर आ गया था। वहीं हम खतरी को देख पाते हैं जो कि अभी भी काफी परेशान था, इसलिए वो अंधेरा होने से पहले बॉयड के पास अपना वो बैग लेकर जाता है, जहाँ पर बॉयड भी जंगल में अकेले जाने की प्लानिंग कर रहा था। जिम के घर में ही जिम कहीं ना कहीं रेडियो को लेकर परेशान था और टैबी बेसमेंट को खोदने में लगी हुई थी। तब जिम कॉलोनी हाउस के ऊपर ही एक बड़ा सा एंटीना लगाने के बारे में सोचता है ताकि वो बाहर की दुनिया में सिग्नल भेज पाए, क्योंकि सबसे ऊंची इमारत वहां पर वही थी। खैर, अब तक कॉलोनी हाउस में पार्टी चालू हो जाती है जहां सब खुश थे। एलिस के ड्रंक होने की वजह से उसकी हॉल नाम के व्यक्ति से बहस हो जाती है। तब पहले तो डोना एलिस को वहां से रूम में भेज देती है और बाद में जब हॉल डोना से एलिस की माँ एबी के बारे में फालतू बोलता है, तब डोना गुस्से में आकर हॉल को मुक्का मारकर बेहोश कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बहन को भी याद कर रही थी। ऊपर वॉशरूम में हम वापस से केविन को देखते हैं जो कि जैस्मीन से ऊपर आकर बातें करने लगता है। पर आज जैस्मीन वहां पर केविन से ब्रेकअप करने आई थी, क्योंकि केविन उसे अंदर नहीं आने देता था और केविन इस बात से डर जाता है। यानी कि वो यहाँ पर मॉन्स्टर और लड़की के बीच का फर्क ही भूल गया था और वो इस बार विंडो को ओपन करके उसको अंदर बुला लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जैस्मीन केविन को नोचना चालू कर देती है और मॉन्स्टर बनकर उसे जान से मार देती है, जिसके बाद और भी ढेर सारे मॉन्स्टर कॉलोनी हाउस में आना चालू हो गए थे। अब इसी बीच पार्टी में थोड़ा सा अजीब फील करने की वजह से जूली आज विक्टर के रूम में चली जाती है, जो कि सबके साथ पार्टी नहीं कर रहा था। तब वो उससे उस जगह के बारे में पूछती है और वहीं हम बॉयड और खतरी को देखते हैं, जहां खतरी अपने पास मौजूद वाइन को पीते हुए बॉयड को अपने गांव में आने के बारे में बताता है। असल में खतरी जो था वो असल दुनिया में भी एक फादर ही हुआ करता था, जो कि बच्चों के लिए हमेशा अपने पास चॉकलेट रखा करता। और एक समय पर उसके पास शाम में एक बच्चा आता है जो कि घर नहीं जाना चाहता था, पर उसके बावजूद खतरी ने बस उसे एक चॉकलेट देकर घर भेज दिया था। और बाद में जब अपने घर आते समय खतरी के मन में उस बच्चे का ख्याल आता है तो वो उसके घर की तरफ गया था, जहां पर उस बच्चे के पिता ने ड्रंक होकर गुस्से में आकर उस बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। अब बाद में खतरी उस चॉकलेट और एक वाइन की बोतल को लेकर एक ब्रिज पर आता है, जहां से वो खुद को खत्म करना चाहता था। मगर तभी उसे कुछ आवाज आती है जो कि उसे ऊपर वाले का इशारा लगती है, जिसको सुनकर उसने कार को चलाना चालू किया और 2 घंटे के बाद वो इस टाउन के अंदर पहुंच गया था। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ था। सभी को कोई ना कोई गिल्ट था, जिसके बाद ही वो यहाँ पर पहुंच गए थे इस टाउन के अंदर। जैसे कि जो जिम और टैबी थे, उनके मन में अपने बेटे थॉमस का गिल्ट था, जिसके चलते वो यहाँ पर आ गए। फातिमा ने अपने पिता को खोया था। ऐसे ही यहाँ पर सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ था। जैसे कि सैरा के साथ ये था कि उसका अब्यूजिव बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिसके बाद वो यहाँ पर आ गई थी। एनीवेज, अब खतरी को यहाँ पर आज तक उस बच्चे के खत्म हो जाने का गिल्ट था, क्योंकि उस समय खतरी उस बच्चे की जान को शायद बचा सकता था अगर वो उसे घर नहीं भेजता, पर उसने बस उसे एक चॉकलेट देकर भेज दिया। खतरी ने अब तक इस बारे में किसी को बताया ही नहीं था और इतना बताने के बाद वो बॉयड को सैरा के बारे में बताता है कि कैसे सैरा ने उसको आ रही आवाजों को सुनकर खतरी को उसके दबाए गए सामान और बैग के बारे में बताया और अब शायद सैरा ही एक ऐसी है जो कि उन लोगों को इस टाउन से बाहर निकाल सकती है। ये बात जानने के बाद बॉयड पहले तो खतरी के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि खतरी ने ही बॉयड को फ्रैंक को रूल्स तोड़ने की वजह से बॉक्स में डालने के लिए कहा था और अब वो सैरा को खुद बचा रहा था। मगर तब खतरी ये बताता है कि सिचुएशन अलग है। बॉयड को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सैरा का इस जगह से एक अलग कनेक्शन बन चुका है और वही है जिसकी हेल्प से वो लोग टाउन से बाहर जा सकते थे। तभी दूसरी तरफ जेड खुद को दिख रहे सिंबल की वजह से काफी परेशान पा रहा था और जब वो उस डायरी को वापस से जाकर चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक आदमी की फोटो मिलती है, जो कि उस आदमी ने उसी टाउन के अंदर खींची थी और उस फोटो के अंदर धोखे से छोटा विक्टर आ गया था, जिसका मतलब साफ था कि हो सकता है कि विक्टर उस आदमी और सिंबल्स के बारे में जानता होगा। वहीं हम विक्टर और जूली को भी देख पाते हैं, यानी कि पार्टी से वो थोड़ा सा अलग थे, जिन्हें बाहर से लोगों की अब चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अंदर हमला कर दिया था। विक्टर को कहीं ना कहीं इस बारे में पता चल जाता है और इसलिए वो अपने रूम में मौजूद एक रस्सी को नीचे लटकाता है और जूली को अपना लंच बॉक्स हैंडओवर करते हुए रूम से नीचे उतरने लगता है। अब तब तक कॉलोनी हाउस के अंदर मॉन्स्टर्स ने ट्रूडी और बहुत सारे लोगों को जान से मार डाला था और आपको याद होगा कि विक्टर 5वें एपिसोड के अंत में कब्रें खोद रहा था, तो उसको अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो जानता था कि मॉन्स्टर्स लोगों को मार देंगे और इसलिए उसने कहा था कि वो उनका ही काम आसान कर रहा है। एनीवेज, तब डोना और फातिमा जल्दी से बाकी बचे हुए लोगों को बाहर खड़ी हुई इमरजेंसी वैन के अंदर लेकर जाने लगते हैं। अब तक एलिस के ऊपर भी मॉन्स्टर हमला करने वाले थे, इसलिए वो खिड़की तोड़कर खुद ही नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया था। पर इतने में ही फातिमा आकर उसे वैन के पास ले जाने की कोशिश करती है, मगर तब तक वहां पर भी मॉन्स्टर आ गए थे,
इसलिए वो जल्दी से एलिस को कॉलोनी हाउस में ही 2 दरवाजों के बीच में जाती है और दोनों दरवाजों को बंद करके वहां पर टेलिस्मैन को लगा देती है, यानी कि उसी तावीज को, जिससे कि अब वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकते थे। वहीं जूली विक्टर के साथ नीचे उतरने के बाद वैन के पास जाना चाहती थी, पर विक्टर को व्हाइट बॉय दिखाई देता है जो कि जंगल की तरफ जा रहा था। इसलिए तब विक्टर जूली से उसके ऊपर भरोसा करके जंगल की तरफ चलने के लिए कहता है और तब वो दोनों एक फार अवे ट्री के पास पहुंच गए थे, जहां पर विक्टर जूली को उस पेड़ के अंदर जाने के लिए कहता है, जिससे कि जूली अब एक स्टोरेज टाइप एरिया में आ गई थी। और अब तक डोना भी बचे हुए लोगों को लेकर शेरिफ के ऑफिस के पास आ जाती है, जहां पर बॉयड और खतरी उनकी कार की आवाज सुनकर तुरंत ही उनकी हेल्प करने आते हैं। पर सबको अंदर भेजने के बाद जब खतरी अंदर आ रहा होता है तब एक मॉन्स्टर वहां पर आकर खतरी की गर्दन पर वार कर देता है। बॉयड खतरी को जैसे तैसे अंदर तो ले आता है, पर उसके बावजूद भी ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस खतरी बॉयड के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है, जिससे कि बॉयड और डोना दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। साथ ही साथ अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और ऐसा हादसा यहाँ पर काफी टाइम बाद हुआ था। और इसी के साथ में एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में कैनी सभी जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। साथ ही साथ बॉयड अब जंगल की तरफ निकलने के लिए तैयार था, क्योंकि पिछली रात का मंजर देखने के बाद वो समझ गया था कि उनका जल्दी उस टाउन से बाहर निकलना जरूरी था। तभी कैनी वापस से एक बार बॉयड को रोकने की कोशिश करता है, पर बॉयड उसे खुद पर भरोसा रखने के लिए कहकर अकेले सबसे पहले सैरा के पास जाता है, जो कि उसे देखने के बाद डर गई थी। पर अभी बॉयड उसको लेकर ही अपने साथ जंगल में जाने वाला था। तब वो अपने बारे में याद कर रहा होता है कि वो उस टाउन में कैसे आया, और अब यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि असल में बॉयड आर्मी से रिटायर्ड होकर एबी और एलिस के साथ ट्रिप पर जा रहा था। एबी खुद भी पहले मराइन में रह चुकी थी। अब तभी बॉयड की बातों से हम जानते हैं कि आर्मी में उसको सब मिस्टर जुगाड़ू कहा करते थे, क्योंकि किसी भी हालत में वो कोई ना कोई जरूरी जुगाड़ निकाल लिया करता। साथ ही साथ बॉयड का अब रिटायर होने के बाद एक बोट खरीदने का मन था। तब एबी उसको एक बोट की चाबी भी देती है, जो कि उसने पहले ही बॉयड के लिए खरीद ली थी, और ये वही बोट वाली की थी जो कि स्टार्टिंग के एपिसोड में उसने देखी थी जब वो एबी को याद कर रहा होता है। अब बॉयड इस चाबी को देखने के बाद काफी खुश होता है, लेकिन तभी अचानक से उनकी कार के सामने वो मनहूस पेड़ आ गया था, और जब वो वापस जाने के लिए कार मोड़ते हैं तब वो भी उसी टाउन के अंदर आ जाते हैं, जहां पर अब तक अंधेरा होने वाला था, और इसलिए एलिस ने कहा था कि जिम और वो लकी थे जो कि दोपहर में वहां पहुंचे। खैर तभी अचानक से खतरी उनकी कार के पास आ जाता है। तभी अचानक से ही खतरी उनकी कार के पास आकर कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गए तो वो मारे जाएंगे, जिस पर पहले तो बॉयड और उसके परिवार को बाकी सब की तरह ही भरोसा नहीं होता। लेकिन एबी खतरी को शूट करने के लिए गन निकालने लगती है, मगर तभी उन्हें दूर से मॉन्स्टर्स के जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर सब डर गए थे। इसलिए तभी बॉयड, एबी और एलिस तीनों ही खतरी के साथ जमीन के नीचे बनाई गई एक जगह में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक ना ही कोई कॉलोनी हाउस हुआ करता था, ना ही वहां पर कोई तावीज वगैरह था, जिसके चलते अब वो खुद को ढक लेते हैं। उन्हें भी शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आता, और बाहर से उन्हें लोगों के बस चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि मॉन्स्टर उनको मार रहे थे। अब उनको सुनकर वो तीनों काफी डर रहे होते हैं। तभी डोना और खतरी उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं, और अगली सुबह जब वो बाहर आते हैं तो बाहर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें पिछली रात मॉन्स्टर्स ने नोच खाया था। सब कुछ देखने के बाद बॉयड और उसके परिवार के होश उड़ गए थे कि वो कैसी जगह पर आ गए, और उस समय पर मौजूद लोग बस इतना जानते थे कि रात में वो लोग बाहर नहीं घूम सकते, वरना वो मॉन्स्टर्स उनको खा जाएंगे। अब एलिस इससे काफी परेशान था, पर क्योंकि अब बॉयड भी इस बात को समझ गया था कि वो वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस जगह को थोड़ा सा रहने लायक बनाएंगे। अब खतरी और डोना भी इस पर एग्री हो जाते हैं। अब सबसे पहले उन्हें वहां रहने के लिए राशन और काम की चीजों की जरूरत थी, जो कि उनको जंगल से मिल सकती थी, लेकिन कोई भी मॉन्स्टर्स के डर की वजह से जंगल में जाने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन बॉयड उस जंगल में जरूरत की चीजों को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब इसी बीच अचानक से ही एलिस की नजर एबी पर पड़ जाती है, जो कि कहीं ना कहीं परेशान लग रही थी और बस ध्यान से उस जगह को एक टक देखे जा रही थी। अब जब एलिस अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है तो वो बस इतना कहती है कि वो अपने एक सपने के बारे में सोच रही थी। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है यहाँ पर। खैर अब थोड़ी ही देर के बाद में बॉयड जंगल में से एक बकरी पकड़ कर लेकर आया था, साथ ही साथ कुछ मुर्गियां भी। ये देखकर खतरी काफी खुश होता है, लेकिन एबी की हालत एलिस को सही नहीं लग रही थी, इसलिए वो अपने पिता के पास जाकर कहता है कि उसे एबी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। पर अभी बॉयड के पास उस जगह को रहने लायक बनाने का सबसे बड़ा काम था, अदरवाइज वो वहां पर सरवाइव नहीं करते। उन्होंने जो मंजर देखा था वो बहुत ही खौफनाक था, लेकिन एलिस इस बात को समझ नहीं रहा होता। उसको अपनी माँ की ज्यादा चिंता थी, और सबसे बड़ी बात कि बॉयड अपनी बीवी पर अभी
अभी इसलिए ध्यान नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि एबी एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी है। इसलिए अभी वो एलिस को समझाने के बाद वापस से जंगल में जाता है, जहाँ पर वो पेड़ के ऊपर मार्क्स बनाते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उस पर एक डॉग आकर भौंकता है जिसके गले में पट्टा था, जिसको देखकर बॉयड काफी शॉक्ड होता है। अब वो उस डॉग की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो डॉग भागता हुआ जंगल के और अंदर चला जाता है। बॉयड भी उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ गया था, जिस वजह से वो खो जाता है। अब तक रात भी हो गई थी, जिस वजह से आसपास ढेर सारे मॉन्स्टर्स की आवाजें आने लगी थी। वो समझ गया था कि उसका अंत अब नजदीक था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और बचने की जगह ढूंढते हुए धोखे से वो एक गुफा के अंदर गिर पड़ता है और तभी ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे, लेकिन वो बिना कुछ करे वहां से चले जाते हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। फिर जब बॉयड आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे तावीज थे और उन पर कुछ सिंबल बने हुए थे, यानी कि ये मार्क सिजिल की तरह लग रहे थे, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैजिकल बनाने के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर रिचुअल को करने के दौरान बनाए जाते हैं, जिससे उन ऑब्जेक्ट के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। और ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इसकी वजह से वो सबको बचा सकता था, जिसके चलते अब सुबह होते ही बॉयड उन सभी तावीजों को लेकर जल्दी से टाउन की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसे गन फायरिंग की आवाज आ रही थी। बॉयड अब जल्दी से गांव की तरफ भागता है, जहाँ पर उसकी बीवी एबी जो होती है वो एक एक करके गांव के सभी लोगों को शूट करके खत्म कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब उसका सपना था और वापस जागने के लिए उन्हें इस सपने से उठना पड़ेगा, इसलिए वो सबको खत्म कर रही थी। तभी वहां पर एलिस भी उसके सामने आने लगता है, जिसको भी एबी शूट करने वाली थी, लेकिन बॉयड सही समय रहते अपनी गन निकाल कर एबी को ही शूट कर देता है, जिससे कि एबी की मौत हो गई थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्या रीजन था कि जिस वजह से एलिस अपने पिता से बात नहीं करता था, क्योंकि उसके हिसाब से पहले तो बॉयड ने अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दिया और बाद में जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसको जान से मार डाला। खैर, प्रेजेंट टाइम में सीन आता है जहाँ पर बॉयड सैरा को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था, यानी कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए। उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि उसे अभी सैरा के ऊपर भरोसा नहीं है, पर बस खतरे की वजह से वो उसके ऊपर भरोसा कर रहा था। अब आगे बॉयड सैरा को अपने साथ लेकर जंगल में बने एक छोटे से घर में आता है, जहां पर उसने फ्रैंक को भी जाने के लिए कहा था, जहां वो सैरा को इंतजार करने के लिए कहकर आखिरी बार अपने बेटे एलिस से मिलने के लिए टाउन जाता है। वहीं जेड अभी भी विक्टर को ढूंढ रहा था, क्योंकि आखिरी बार जूली ने ही विक्टर को देखा था, इसलिए वो जूली के पास जाता है। अब उस समय जूली अपने पिता जिम, माँ टैबी और ईथन को उस पेड़ के बारे में बता रही थी, जिससे विक्टर ने जूली को बचाया कि वो उसके अंदर जाते ही कहीं और पहुंच गई थी और उसने कहा था कि सब शुरू हो गया है। ईथन इस बात को समझ जाता है कि जूली फार अवे ट्री के बारे में बात कर रही है और वो इस बारे में बाकी सबको बताती है। उसी समय जेड आकर जूली से विक्टर के बारे में पूछता है, पर क्योंकि जूली की हालत सही नहीं थी, इसलिए जिम जेड को जूली से बात नहीं करने देता और बाहर जाकर उसे स्टैटिक के बारे में बताता है। और अब इसका मतलब यही था कि अगर वो एंटीना को और ज्यादा ऊपर की तरफ लगाएंगे तो शायद उनका रेडियो काम कर जाए। इसी बारे में बात करने के लिए वो दोनों ही डोना के पास जाते हैं, क्योंकि कॉलोनी हाउस वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और बड़ी भी क्या, सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। खैर, तभी डोना उन्हें वहाँ पर एंटीना लगाने की परमिशन दे देती है। अब आगे हम ईथन को देख पाते हैं, जो कि विक्टर की कुछ ड्राइंग्स को देख रहा था, जिसके अंदर एक ड्राइंग में एक आदमी अपने पालतू डॉग के साथ था, एंड मे बी वो डॉग उसी आदमी का हो सकता था जिसको हमने बॉयड के पास्ट में देखा था। उस कुत्ते के गले में पट्टा भी था, तो ये सेम कुत्ता हो सकता है। खैर, अब बेसमेंट के अंदर टैबी और जूली बैठे हुए थे, जहां पर जूली से बात करते हुए टैबी उसे सारी बात बताती है कि थॉमस के साथ क्या हुआ था। उन दोनों की नजर उससे हट गई थी, जिसके चलते वो गिरकर खत्म हो गया और दोनों ही एक दूसरे को इसका जिम्मेदार मान रहे थे, और इसके चलते टैबी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी। इसके अंदर उसके पिता की कोई गलती नहीं है। अब हम बॉयड को देखते हैं, जो कि एलिस के पास हॉस्पिटल में आकर पहले तो उससे अपने जंगल में जाने के बारे में बात करता है और बाद में उससे अपने मन की हर एक बात कह देता है कि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है और उसने अपनी पत्नी को तो खो दिया, लेकिन अब वो उसे नहीं खोना चाहता था। लेकिन एलिस अभी भी उससे सही से बात नहीं करता, इसलिए बॉयड वहां से चला जाता है। एलिस का ऐसा बर्ताव फातिमा को पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसके पिता जिंदा नहीं थे। वो जानती थी कि पिता की अहमियत क्या होती है, इसलिए वो एलिस के पास आकर उसको समझाती है कि बॉयड ने गाँव वालों के लिए बहुत करा है और एबी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसको बॉयड ने एलिस से ज्यादा झेला होगा, और इसलिए एलिस को बॉयड से जाकर बात करनी चाहिए। हो सकता है कि ये उसका आखिरी पल हो। अब बॉयड भी टाउन में कैनी, डोना और बाकी सबसे मिलने के बाद जरूरत का सामान लेकर वहां से सैरा के पास जाता है। तभी पीछे से एलिस आ जाता है, जिसको समझ आ चुका था कि जो कुछ भी हुआ उसमें बॉयड की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो उनसे माफी मांगता है और जल्दी से जल्दी वापस लौटने के लिए कहता है। और अब आप सोच सकते हो कि बॉयड की हिम्मत यहाँ कितनी बढ़ गई होगी, क्योंकि अब उसके पास जिंदा रहने के साथ साथ टाउन से बाहर निकलने का एक स्ट्रॉन्ग मकसद था, उसका बेटा। खैर, तभी सैरा को वहां देखने के बाद एलिस थोड़ा सा गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसने नेथन को मारा था, पर बॉयड एलिस से उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए कहकर इतना
कहते हैं कि वो सैरा की मदद से ही इस टाउन से बाहर निकल सकते हैं और इतना कहकर बॉयड एलिस को वहां से भेज देता है और खुद सैरा के साथ जंगल में चल देता है। मीनवाइल टाउन के अंदर डोना सबको संभालने लग गई थी। साथ ही साथ जिम ने भी एंटीना बनाने के लिए टाउन वालों की हेल्प मांगी थी और सभी वायर्स और बैटरीज को अब जमा करने में लग गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं सभी यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। और इसी के साथ एपिसोड 8 का खात्मा हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में बॉयड सैरा को लेकर जंगल में आगे बढ़ता रहता है, जहां पर अभी भी उसने सैरा को हथकड़ी से बांधकर रखा हुआ था क्योंकि उसे उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। तब वो भी सैरा से पूछता है कि उसने उन आवाजों में ऐसा क्या सुना था जो वो उन पर यकीन करने के लिए मान गई। शुरू में तो सैरा बॉयड से इस बारे में बात करने के लिए नहीं मानती, लेकिन बाद में जब बॉयड उसे फोर्स करता है तो सैरा रोकर चिल्लाते हुए उसको बताती है कि उन आवाजों ने उसे जिम और जेड की कार के वहां पर आने के बारे में पहले ही बता दिया था। साथ ही साथ कहा था कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो पहले नेथन और बाद में टाउन के सभी लोग मारे जाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी था क्योंकि उसने ईथन को नहीं मारा था, या फिर ये कहें कि वो ईथन को मार नहीं पाई थी, जिसके बाद ही वहां पर हादसा हो गया। और जब वो ईथन को मारने में नाकामयाब रही तब उसकी जगह पर नेथन मारा गया, साथ ही साथ काफी सारे लोग भी। अब ये बात जानने के बाद बॉयड भी कहीं ना कहीं सैरा की बात को समझता है और उसको आजाद करके आगे बढ़ने लगता है। वो चलते हुए एक गुफा के पास पहुंच गए थे जहां से बॉयड को वो तावीज मिले थे। अब क्योंकि शाम भी होने वाली थी इसलिए बॉयड रात में उसी जगह पर रहने का फैसला करता है। खैर अब टाउन के अंदर कॉलोनी हाउस से आने वाले कुछ लोग कैनी के घर पर रुके हुए थे, कुछ बाकियों के घर के अंदर थे और बाकी सब शेरिफ स्टेशन में। उस समय डोना एरिक नाम के एक व्यक्ति को नोटिस करती है जो कि काफी ज्यादा डिप्रेशन में लग रहा था, पर वो आराम करने का कहकर शेरिफ स्टेशन में चला जाता है। पर अगले दिन जब डोना की आंख खुलती है तब तक एरिक ने हिम्मत हार जाने की वजह से खुद को खत्म कर लिया था, जिसको देखकर कॉलोनी हाउस के सभी लोग और खासकर डोना काफी दुखी हो गई थी। क्योंकि बेशक से ये हो सकता है कि टाउन के अंदर लोग प्राइवेटली रहते थे, लेकिन कॉलोनी हाउस में सभी एक परिवार की तरह थे। और पहले इतने सारे लोगों का खत्म होना और एकदम से एरिक ने भी खुद को खत्म कर लिया था, तो यहाँ पर डोना बहुत ही ज्यादा टूट गई थी। तब डोना जैसे तैसे खुद को संभाल कर तैयार होने के बाद कॉलोनी हाउस में जाती है, जहाँ पर जिम और कैनी लकड़ियां जमा कर करके एंटीना को बनाने में लगे हुए थे। कॉलोनी हाउस के अंदर हम फातिमा और एलिस को भी देखते हैं, जहाँ पर हम फातिमा की बातों से जान पाते हैं कि अगर वो रेडियो के काम करने पर अगर घर में वापस चले भी जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास नहीं होगा कि वो वापस चले गए हैं। और कहीं ना कहीं फातिमा अपने और एलिस के फ्यूचर को लेकर परेशान थी। अब तभी एलिस उसको समझाता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और सीन वहां से बॉयड और सैरा पर आता है, जहां सैरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो जंगल में सही जगह जा भी रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता था कि जंगल भी बिल्कुल टाउन वाले रोड की तरह हो जिसके अंदर वो आगे बढ़ते हुए एक ही जगह पर बार बार घूमते रहें। लेकिन बॉयड के हिसाब से उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। उसी समय सैरा बॉयड से कहती है कि कहीं ना कहीं बॉयड नेथन की तरह है, क्योंकि वो भी लोगों के भले के बारे में सोचा करता था। अब उसकी इस जंगल के बारे में एक थियोरी भी होती है कि ये जगह शायद ऐसी है कि लोग जितना ज्यादा इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं उतना ही ये जगह उन्हें अपने अंदर संभाल लेती है। वो दोनों इस बारे में कुछ और बात कर पाते कि तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिनका पीछा करते हुए वो एक पेड़ के पास आ गए थे, जिस पर ढेर सारी बोतलों के अंदर कुछ लिखकर उन बोतलों को पेड़ पर टांगा गया था, जिसको देखकर बॉयड उन बोतलों को नीचे उतारने की कोशिश करता है। तभी सैरा को वापस से वही आवाजें आती हैं और वो चिल्लाने लगती है और एक बार वापस से उसे दौरे पड़ने लगते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। वहीं ईथन अभी भी अपने घर के अंदर विक्टर की ड्राइंग्स को देख रहा था ताकि उसे भी बाहर जाने के बारे में कुछ पता चल पाए, मगर टैबी को ये सब यूजलेस लगता है, इसलिए वो अपने बेटे ईथन का दिमाग ड्राइंग से हटाने के लिए उसके साथ गेम खेलने लगती है। अब कॉलोनी हाउस में सीन आता है जहां पर जिम अभी भी जेड के साथ बैठा रेडियो के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उनके पास मौजूद सारी बैटरीज डिस्चार्ज हो गई थी और अगर बैटरीज ही नहीं होंगी तो वो रेडियो को चला नहीं पाएंगे। इसी बीच जेड जिम से विक्टर के बारे में बात करता है, जिससे जिम जेड पर भड़क गया था, क्योंकि शायद जेड का पूरा ध्यान रेडियो पर था ही नहीं। इसलिए जेड भी अभी वहां से रेडियो को चलाने के लिए किसी सोर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि विक्टर यहाँ बहुत कुछ जानता था। खैर तभी हम डोना को देखते हैं जो कि अभी भी काफी परेशान थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था कि अगर रेडियो काम नहीं करा और लोगों की उम्मीद टूटने की वजह से उन्होंने भी खुद को खत्म कर लिया तो वो बहुत ही खौफनाक मंजर होगा। इसलिए जब कैनी उससे बात करके वापस से लकड़ियां लेने के लिए जाने लगता है तो डोना गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर कॉलोनी हाउस के वुडन फ्लोर को ही तोड़ने लगती है।
तब जिम और केनी उसे शांत करवाते हैं, लेकिन डोना उनकी बात को सुने बिना ही टॉम के बार में जाकर वहां पर शराब पीने लगती है। तब केनी वापस से आकर उसे संभालता है और बाद में क्रिस्टी से मिलने के लिए चला जाता है, जहां पर क्रिस्टी भी एरिक की मौत की वजह से काफी परेशान थी, क्योंकि जब वो शुरू में टाउन में आई थी तब एरिक ने उसकी बहुत हेल्प करी थी। और अब क्योंकि क्रिस्टी केनी को भी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो केनी से प्रॉमिस लेती है कि जब कभी भी केनी टूटेगा तो वो क्रिस्टी से आकर बात करेगा और कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। और केनी भी इस पर मान जाता है, वादा करता है। वहीं अब जेड मिसेस लियू के पास बैठकर रेडियो को चालू करने के बारे में सोच रहा था। तभी मिसेस लियू के बल्ब चालू करने से जेड को एक आइडिया आता है। जिम भी अब तक अपने घर में वापस आ गया था, जहां पर जूली, टैबी और ईथन मिलकर अभी भी बेसमेंट को खोदने में लगे हुए थे। और क्योंकि जूली को अब अपने परिवार के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो जिम से भी उनकी हेल्प करने को कहती है और चारों मिलकर बेसमेंट को खोदने लगते हैं ताकि वो पता कर पाए कि वायर्स कहाँ जा रही हैं और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है क्या। जिसके साथ ही सीन वापस से सैरा पर आता है, जिसकी रात में जब आंख खुलती है तो वो बॉयड के बनाए गए एक टेंट में थी, जिसके अंदर बॉयड ने वही टैलिस्मैन यानी कि उसी तावीज को लगा दिया था। साथ ही साथ बॉयड ने एक बोतल भी उतार ली थी, जिसके अंदर एक कागज था जिस पर 1864 लिखा हुआ था। तब सैरा की बातों से हम जान पाते हैं कि इस बार उसे जो आवाजें आई थी वो अलग थी और वो किसी लेडी की थी, जिसने उससे मिस्टर जुगाड़ू से कहने को कहा था कि वो इस जगह के बारे में गलत थी। साथ ही साथ इस जगह पर उन मॉन्स्टर से भी भयानक चीजें मौजूद हैं। अब बॉयड इस बात को तो समझ गया था कि ये मैसेज उसके लिए ही है, मगर उसे ये नहीं पता था कि सैरा को उसके सीक्रेट नाम के बारे में कैसे पता चला। और उसे इस बार किसी लेडी की आवाज आई थी और मेरे ख्याल से ये आवाज एबी की ही होगी। खैर तभी अचानक से उनके टेंट को कोई बहुत बड़ी चीज खींचते हुए कहीं पर ले जाती है और दोनों में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर तावीज लगे होने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है और आखिरकार ये चीज क्या थी। इतने में ही टेंट के बाहर बहुत तेज सफेद रोशनी जलने लगती है, लेकिन अभी बॉयड और सैरा बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन वो उस रोशनी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जिसके साथ ही एपिसोड 9 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत ठीक एपिसोड 9 के अंत के जस्ट बाद होती है। ये लोग सुबह तक ऐसे ही बैठे रहते हैं क्योंकि वो काफी डर गए थे। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ था, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो मकड़ियों के बनाए गए बड़े बड़े जालों के बीच जमीन पर थे। एंड मे बी यहाँ पर मेरी छोटी सी थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर लेडी की आवाज जो आई थी उसने ये कहा था कि मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। एंड मे बी चांसेस हो सकते थे कि पिछली रात साइज में कोई बहुत बड़ी मकड़ी उन्हें वहां पर खींच कर लाई होगी। एनीवेज वहीं टाउन के अंदर जिम के पास जेड रेडियो को चालू करने का रास्ता लेकर आता है। बेशक से वहां पर लगी सभी इलेक्ट्रिकल चीजें नकली थी, पर वो परफेक्टली वर्क कर रही थी और इसलिए उन्हीं चीजों के सर्किट से अगर वो लोग अपनी बैटरीज के सर्किट के वायर्स को जोड़ लेते हैं तो बैटरीज को भी चार्ज करा जा सकता था और इसके लिए वो बहुत सारे बल्ब इस्तेमाल करने वाले थे। और क्योंकि ये चीज सच में काम करने वाली थी, इसलिए जिम खुश होकर इस बारे में जाकर बाकी सभी टाउन वालों को बताता है और उनसे जितनी वायर्स और हो सकती थी लाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर सब सही से काम करता है तो वो लोग आज ही रेडियो को चालू कर लेते। कैनी भी वहां से क्रिस्टी के पास जाता है जो कि एक एम्बुलेंस के अंदर से वायर्स निकाल रही थी। अब वहां कैनी उसे एक लिस्ट को दिखाता है जिसके अंदर उसने अलग अलग जगह का नाम लिखा था और वो चाहता था कि वो बाहर निकलकर क्रिस्टी के साथ वहां जाएगा। तब क्रिस्टी उसको बताती है कि वो सच में कैनी को पसंद करती है, लेकिन वो ऑलरेडी एंगेज्ड है मार्लिन के साथ। ये बात सुनकर कैनी थोड़ा सा उदास होते हुए वायर्स को वहां से कॉलोनी हाउस में लेकर चला जाता है, जहां पर हम फातिमा को भी देखते हैं जिसके पास एलिस आकर उसे बाहर लेकर जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे फातिमा बहुत खुश थी। अब तभी जंगल के अंदर मकड़ियों के जालों के बीच से होते हुए बॉयड और सैरा उस रोशनी की दिशा की तरफ बढ़ रहे थे जो कि पिछली रात उन्हें दिखाई दी थी, क्योंकि बॉयड के हिसाब से वो लोग टॉर्च की रोशनी नहीं बल्कि किसी सर्च लाइट की रोशनी हो सकती थी जो कि शायद उन्हें उस जगह से बाहर निकाल दे। पर सैरा उससे वापस चलने के लिए कहने लगती है क्योंकि उस लेडी की आवाज ने भी उससे यही कहा था। तभी अचानक से सैरा के माइंड में आता है कि हो सकता है कि वो आवाज एबी की होगी, क्योंकि मिस्टर जुगाड़ू वाले नाम के बारे में बस एलिस और एबी को पता था और कल सैरा को जो आवाज आई थी वो एक लेडी की ही थी। बॉयड इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तभी बॉयड को अचानक से जालों के बीच में से किसी लेडी की हेल्प की आवाज आने लगती है और जब बॉयड जालों को हटाते हुए पेड़ के पास जाता है तो वहां पर उसको एबी दिखाई देती है जिसको जाल में फंसा कर रखा हुआ था। सैरा को वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा होता, इसलिए वो बॉयड को रोकने की कोशिश करती है, पर बॉयड एबी की तरफ बढ़ता है जो अचानक से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया था, यानी कि ये जगह आपके माइंड के साथ भी खेला करती थी।
और पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर हायर गॉड्स हैं या फिर हायर बींग्स हैं, जैसे कि कतुलू वगैरह, जिसके चलते वो इन लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहे थे और उनको अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी बॉयड की बॉडी पर ढेर सारी मकड़ियां चढ़ गई थी जो कि उसे काट भी लेती हैं, पर सैरा की हेल्प से बॉयड सभी मकड़ियों को खुद पर से हटा देता है। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस के अंदर ईथन जब जिम से बात करता है तो उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि विक्टर अभी किसी जरूरी चीज को ढूंढने के लिए गया हुआ था। तब तक रेडियो का काम भी खत्म होने वाला था और इससे पहले जेड एक बार मिसेस ल्यू से मिलने जाता है, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं मिस्टर ल्यू के खत्म होने के बाद से मिसेस ल्यू ही थी जो कि बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी, और अगर वो वहां से बाहर निकल भी जाते हैं तब भी उन्हें ही सबसे ज्यादा अकेला फील होता। अब मिसेस ल्यू अभी भी घर के अंदर अपने पति को याद कर रही थी। तब जेड उन्हें अपने बारे में बताता है कि उसके माता पिता ने उसके बचपन में ही उसे उसकी दादी के पास फ्रांस में छोड़ दिया था, जो कि कुछ ही समय के बाद में गुजर गई थी, जिसके बाद अकेले ही जेड ने सब कुछ करा था। पर वो अपनी ग्रैंडमदर को बहुत याद करता था। तब एक लेडी ने एक दिन उससे ये कहा था कि वो जहां भी जाएगा वो उसके साथ होंगी, और यही चीज वो मिसेस ल्यू को भी समझाता है। वो उसके अंदर अपनी दादी को देख रहा था। वो ये भी कहता है कि वो जहां भी जाएंगी जेड उनकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ मिस्टर ल्यू भी हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। मिसेस ल्यू ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो गई थी और वो जेड को गले लगाने के बाद उसके साथ प्रे करने लगती है। वहीं हम बॉयड और सैरा को देखते हैं जो कि एक क्लिफ टाइप एरिया पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि छोटी सी पहाड़ी पर। तभी अचानक से बॉयड को मकड़ियों के काटने की वजह से अजीब सा लगने लगता है। उसे थकावट महसूस हो रही थी और कहीं ना कहीं वो हार भी मान रहा था, और ऐसे समय में सैरा उसको मोटिवेट करती है और लगातार उससे क्लिफ पर चढ़ते रहने के लिए बोलती है, जहाँ से रोशनियां वापस से आने लग गई थी। पर अब तक मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गया था और जल्दी ही बारिश और तूफान आने वाला था, और ये बहुत ही अजीब बात थी। इसलिए बॉयड उससे अकेले जाने के लिए कहता है, पर सैरा बॉयड को मोटिवेट करते हुए उसके साथ ही आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी ही देर में वो क्लिफ के ऊपर चढ़ गए थे, जहां से उन्हें एक बहुत बड़ा लाइट हाउस दिखाई देता है। जी हाँ, और पिछली रात जो रोशनी उनको दिखाई दी थी वो उसी लाइट हाउस से आ रही थी, यानी कि अभी तक किसी को आइडिया ही नहीं था इतने सालों में कि वहां पर लाइट हाउस भी था। उसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और लाइट हाउस तो हमेशा समुद्र के आसपास ही हुआ करता, यानी कि एक टापू जैसी जगह पर। तो माइट भी ये जगह एक टापू पर हो सकती है, लेकिन ये हो कैसे सकता था? आई मीन वो मेन हाईवे पर चलते चलते ऐसे यहाँ पर कैसे आ गए थे? और ये बात बिल्कुल सच है कि वो लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट करे गए थे। खैर, कॉलोनी हाउस के अंदर अब वो एंटीना लग चुका था, साथ ही साथ पूरा सेटअप चालू हो चुका था, जिसको देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब टैबी वहां से घर की बेसमेंट में जाकर खुदाई करने लगती है, ताकि अगर प्लान ए वर्क ना भी करे तब उनके पास प्लान बी होना चाहिए। और अब तक वहां पर भी तूफान आ चुका था, जिसका मतलब जिम के पास भी बाहर सिग्नल भेजने के लिए काफी कम समय था। तब वो तुरंत ही रेडियो में किसी से कनेक्ट करता है, पर जो उससे दूसरी तरफ से बात करता है उसे जिम का नाम पहले से पता था, और वो कहता है कि टैबी को बेसमेंट को नहीं खोदना चाहिए था। जिसको सुनकर जिम बहुत घबरा गया था, काफी डर गया था कि दूसरी तरफ से ऐसे कैसे आवाज आ गई। खैर, अब जिम तुरंत ही टैबी को बचाने के लिए अपने घर में भागता है। तभी हम टैबी को देखते हैं जो कि गड्ढा खोदते हुए अचानक से ही जमीन धंसने से नीचे एक सुरंग में आकर गिरती है, जहां पर उसके घर से आने वाली वायर्स ऐसे ही हवा में लटक रही थी। जी हाँ, वहां पर उसे विक्टर भी मिलता है, जिसे पहले से ही व्हाइट बॉय ने बता दिया था कि टैबी वहां आने वाली है, और विक्टर वहां पर उसकी हेल्प करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि अभी जिन सुरंगों के अंदर वो था वहां पर वो मॉन्स्टर सोया करते थे और ड्राइंग करते थे, जिनको देखने के बाद टैबी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और विक्टर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब तक जिम भी ऊपर पहुंच गया था, पर उसे टैबी वहां नहीं मिलती। तभी हम वापस से बॉयड और सैरा को देखते हैं, जहां पर बॉयड से अब चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो सैरा की जान बचाने के लिए उसको वहां से जाने के लिए कहता है, मगर सैरा उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब तक अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए सैरा परेशान होने लगती है कि तभी उसके सामने व्हाइट बॉय आ जाता है। जी हाँ, जो कि उससे बोलता है कि नेथन की थियोरी बिल्कुल सही थी और उन्हें अभी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के अंदर जाना चाहिए। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि हाँ नेथन की थियोरी थी क्या, तो व्हाइट बॉय ये कहता है कि हाँ वो सच में नाराज हैं, या फिर ये कहे कि तुमने उन्हें नाराज कर दिया है यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में। यानी कि जो कुछ भी हो, ये व्हाइट बॉय जो था वो इनडायरेक्टली उनकी शायद हेल्प ही कर रहा था, अदरवाइज ये लोग मारे जाते। खैर, अब पेड़ की बात को सुनकर सैरा जल्दी से बॉयड को पेड़ के पास ले जाकर उसमें भेज देती है, जो कि असल में एक फार अवे ट्री था, यानी कि जिससे टेलीपोर्टेशन हुआ करता, जिसमें जाकर बॉयड 4 दीवारों के बीच में आ गया था, जहां पर बस उसके खड़े होने तक की जगह थी। और दीवारों का साइज इतना बड़ा था कि उन्हें चढ़कर पार नहीं किया जा सकता था, इसलिए बॉयड वहां बहुत जोरों से चिल्लाता है। वहीं तभी टाउन के डाइनर के अंदर एक और सॉन्ग बजने लगता है, और तभी शॉकिंगली इस टाउन के अंदर एक नई बस की एंट्री होती है। जी हाँ, जिसके अंदर ढेर
सारे लोग थे और सभी टाउन को देखकर शॉक्ड हो गए थे। यानी कि सीजन 2 के लिए पहले ही सेटअप कर दिया गया है कि यहाँ पर नए लोग पहले ही आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, जो कोई भी हायर बींग्स थे वो काफी गुस्सा हो चुके थे, जिसके चलते वो नए लोगों को यहाँ पर लेकर आ गए थे। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर पार्टी के अंदर काफी सारे लोग मारे गए थे, तो उनकी पूर्ति करने के लिए नए लोगों को तो लाना ही था। यानी कि जो सीजन 2 में होगा तो वो तो और भी ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाला और बहुत ही भयानक होने वाला था। और बूम, इसी के साथ में सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रॉम सीजन 1 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की कहानी आपको पसंद आ रही होगी। सीजन 2 और सीजन 3 पे ऑलरेडी काम चालू है, डेली वीडियोस आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। बात रही ढेर सारी थियोरीज के बारे में या फिर जो भी मेरे विचार हैं, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे, क्योंकि अभी उसके बारे में बात कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सीजन 3 है उसका फाइनल एपिसोड इसी वीकेंड पर आएगा, जिसके चलते हम उसको कवर करते हुए ढेर सारी थियोरीज पर बात करेंगे। बाकी जो कुछ भी मुझे अभी लग रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज आप तक बाकी सीजन्स की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो थियोरीज देने वाला हूँ वो आपको शायद कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ना ही रेडिट के ऊपर, ना ही यूट्यूब पर, ना ही कहीं और। वो आपको सिर्फ मिलेगी गोस्ट सीरीज चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठोक दीजिए सब्सक्राइब बटन को, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको मजा आ रहा है या फिर नहीं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ सीजन 2 के साथ में, तब तक के लिए